फर्स्ट ईयर इंग्लिश। बेटा एक टेक्स्ट बुक है आपकी, सब कुछ इसमें, प्रोज भी है, पोइट्री भी है, प्ले, ठीक है। प्रोज में स्टोरीज भी हैं, ऑटोबायोग्राफी भी है, एसेज भी हैं, जिन्हें आप चैप्टर्स कहते हैं। चैप्टर्स नहीं है बेसिकली, रीडिंग टेक्स्ट। इसके अलावा पोइट्री में पोम्स है, और एक प्ले है, ड्रामा है, जिसे हमने रीड करना है। इनकम्प्लीट है, एक ही एक्ट है उसका, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक। तो जब सब बुक ले लेंगे तो हम उसकी तरफ, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास। मेरा नाम है नवेद नकवी, ठीक। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। थोड़ी सी तालीम है बेटा। आई एम जस्ट एन MA in English Literature from Karachi University, BSc with Chemistry, B.Ed with Physics, and I'm also an Associate Mechanical Engineer and a postgraduate diploma in Fine Arts from Ormond University, Manchester, the United Kingdom. थोड़ी सी तालीम, ज़रा सा तजुर्बा है। पढ़ाते पढ़ाते 1990 से अब तक 33 ईयर्स हो गए, 33 साल हो गए पढ़ाते, इंग्लिश पढ़ाते। गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज कासमाबाद में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेक्चरर, ठीक है ना। बल्कि अब प्रमोशन हुई है मेरी, तो अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा तालीम है, थोड़ा सा तजर्बा है, राइट। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आता है। जिसे थोड़ा बहुत आता है वो समझता है मुझे इंग्लिश आ गई। प्रॉब्लम ये है इसके साथ, मैं भी यही समझता हूँ कि मुझे इंग्लिश आ गई, हालांकि मुझे भी नहीं आती, ठीक है ना। मैं भी सीख रहा हूँ, तालिब इल्म हूँ, सही। तो आप भी तालिब इल्म हैं, बस लेवल्स का फ़र्क है, वरना आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट। मिल के सीखेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे, मज़ा आएगा। बेटे इंग्लिश में आपकी ये टेक्स्ट बुक जो है, इसकी बात बाद में करेंगे। इसके अलावा आपके पास क्या क्या है, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ग्रामर में पेपर पैटर्न और सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, 2-3 क्लासेस हो जाएं उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। एक एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो मार्क्स किस तरह लेने हैं, क्या करना है, सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। 20 साल हो गए बोर्ड की कॉपीज चेक करते हुए, तो इंशाल्लाह बोर्ड की कॉपीज भी लाके दिखाऊंगा आपको, ओरिजिनल। तो आप खुद अपने हाथ में लेंगे, देखेंगे सर ने कहाँ नंबर काटे हैं, किस बात पे नंबर काटे हैं, आपको पता चलेगा क्या लिखने पर नंबर कटते हैं, क्या ना लिखने पर नंबर कटते हैं, क्या लिखने पर नंबर मिलते हैं, क्या लिखना नहीं चाहिए, क्या लिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, कौन सा सवाल पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में। जब आपके हाथ में बोर्ड की कॉपी होगी तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ कोचिंग सेंटर्स में इंग्लिश पढ़ाने वाले ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो जाहिर है कि लेक्चरर्स प्रोफेसर्स नहीं होते, बस कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ा पढ़ा के टीचर बन जाते हैं। नुकसान क्या होता है, उन्होंने कभी बोर्ड की कॉपी चेक नहीं की होती, उन्हें खुद नहीं पता होता किस चीज़ पे नंबर कटने हैं और किस चीज़ पे मिलने हैं, और बच्चों को बता रहे होते हैं वो। ये अजीब सा हो जाता है। बेटा हम पेपर भी बनाते हैं, हम कॉपीज भी चेक करते हैं, हमें मालूम है किस बात पे नंबर कटने हैं, किस बात पे नंबर मिलने हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए बोर्ड की कॉपीज भी आपको दूंगा, मैं दिखाऊंगा। मैं असेसमेंट हो रही है आजकल, तो कॉपीज पढ़ी हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग, वो आपको लाके दिखा देंगे, भाई देखो इस तरह से चेक होती हैं और इस तरह नंबर कटते हैं और इस तरह नंबर मिलते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, ग्रामर है, कॉम्पोजिशन है।
ठीक है। अब ग्रामर में आपके पास क्या क्या है फर्स्ट ईयर के पेपर में? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, 5 नंबर का पूरा एक सवाल आता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, 5 नंबर का पूरा एक सवाल आता है। सेंटेंस करेक्शन, 5 नंबर का पूरा एक सवाल आता है। सेंटेंस करेक्शन में क्या होता है? 5 sentences आर गिवन, 5 wrong sentences are given. You have to spot the error, find out the mistake, and then correct it. सेंटेंस पढ़ेंगे आप, गलती निकालेंगे और उसे सही करेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? नंबर 1, आपको आर्टिकल्स पढ़ने होते, प्रेपोजिशंस पढ़ने होते, वर्ब, टेंसेस, इसके अलावा कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सारी चीजें आपने पढ़नी हो और कुछ स्ट्रक्चर्स करने हो। इनमें से किसी एक चीज की एरर होगी सेंटेंस में, ठीक है, तो आप उसे करेक्ट करेंगे, राइट। कॉम्पोजिशन में आपके पास ऐसे राइटिंग आती है, एक ऐसे आता है, ईमेल राइटिंग आती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो प्रेसी राइटिंग आती है, ठीक, और लेटर प्लस सीवी, ये करना होता है। और एक सवाल आता है आपके पास कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में एक अनसीन पैसेज आता है जो आपने पढ़ना है और इस पर फिर क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। अब आप सब माशाल्लाह मैट्रिक कर चुके हैं और इंग्लिश आपको आती है, ठीक है ना। ये बताइए, ये आर्टिकल क्या होता है? क्या होता है? ए एन दी, इसका नाम दी है, साउंड इसकी द, नाम है दी। सवाल का जवाब दे दिया आपने। सवाल नंबर 1, आर्टिकल क्या होता है? आपका जवाब ए एन टी। सवाल नंबर 2 का जवाब सोच समझ के देना। सवाल नंबर 2 है मेरा, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? अब ख्याल आएगा, वो जवाब इस सवाल का था, वो जवाब उस सवाल का जवाब। आर्टिकल क्या होता है ये तो हमने कभी पढ़ा ही। टेंस क्या होता है? क्या होता है? तो ये मत कहना इंडेफिनिट कंटिन्यूअस है, फिर वही उल्टा हो जाएगा ना। अच्छा, आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल, तीसरा कौन सा होता है? 2 ही होते हैं भाई। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? दी। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? ए। 2 ही तो होते हैं आर्टिकल।
तीन कब हो गए? मगर हमने तीन पढ़े हैं, मजबूरी है हमारी। कि तीसरा आर्टिकल जो मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल नहीं है, वो क्या है? एन। एन क्या होता है? आर्टिकल नहीं होता बेटा। फिर क्या होता है? अच्छा, कहां लगता है? कहां लगता है? वेरी गुड। वॉवल से पहले। वॉवल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। अगला सवाल गौर से सुनना फिर। वॉवल कौन कौन से होते हैं? वो जवाब इस सवाल का था, फिर फंस गए ना। क्या होता है वॉवल? अच्छा, जो वॉवल नहीं होता वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट। अब मुझे बताओ कॉन्सोनेंट क्या होता है? आप कहेंगे जो वॉवल नहीं होता, तो वॉवल क्या होता है जो कॉन्सोनेंट नहीं होता? कुर्सी क्या होती है जो मेज नहीं होती? मेज क्या होती है जो कुर्सी नहीं होती? है ना भाई? इतना आसान हो गया ना, हर चीज डिफाइन हो गई। फोर्स क्या होती है जो एक्सेलरेशन नहीं होता? एक्सेलरेशन क्या होता है जो फोर्स नहीं होती? तो हर चीज डिफाइन हो जाएगी इसमें। कॉन्सोनेंट क्या होता है जो वॉवल नहीं होता? ये इसका जवाब थोड़ी बेटा। वॉवल क्या होता है जो कॉन्सोनेंट नहीं होता? अहमद का घर कहाँ है? अकरम के घर के सामने। अकरम का घर कहाँ है? अहमद के घर के सामने। दोनों के घर कहाँ है? आमने सामने। एग्जैक्ट एड्रेस बता दिया मैंने, पहुंच जाओगे। आप कहेंगे सर ये तो आपने कुछ बताया ही नहीं है ना, वही चक्कर हो गया। ऐसा थोड़ी करना है। अच्छा, वॉवल कितने होते हैं? 5। करता क्या है वॉवल? कर क्या रहा है? फंक्शन क्या है? काम क्या है? भाई क्यों अलग कर दिया इनको? टोटल लेटर्स कितने इंग्लिश में? 26। अगर मैं आपसे कहूं ऑल वॉवल्स प्लस ऑल कॉन्सोनेंट्स, आंसर क्या आना चाहिए? भाई 26 आना चाहिए। क्या ख्याल है? इट इज मच ग्रेटर देन 26। आंसर आता है 26 से बड़ा। क्यों? क्योंकि ना वॉवल 5 होते हैं ना कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। गड़बड़ ये है भाई। देखना जरा, एक वर्ड लिख रहा हूं, तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, मुझे आपको इंप्रेस करना है सिर्फ। तो पहली क्लास में तो यही होता ना यार, है ना भाई? मार्केटिंग का उसूल है। ठीक, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, सीधा सीधा। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ और कैसे पढ़ाता हूँ, तभी तो आप डिसाइड करोगे एडमिशन लेना है या नहीं लेना, भागना है। ठीक है ना? मैं तो बता रहा हूँ आपको मुझे क्या आता है और आपके लिए क्या फायदेमंद है इसमें। भाई ये वर्ड देखना जरा, बड़ा खूबसूरत वर्ड है। क्या लिखा है? चेरिश। इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? जल्दी से बताओ। गिनो 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 गिनो। 5। कौन कौन से? एक तो ये हो गया आर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। किसने कहा 5 है? हम ये समझ रहे हैं कि सी अलग कॉन्सोनेंट है, एच अलग कॉन्सोनेंट है, तो फिर तो सी की साउंड अलग निकलेगी, एच की अलग निकलेगी। लेकिन यहां तो हुआ ये कि इंग्लिश में इसके लिए कोई कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में? एक नहीं है ना, कोई लेटर ही नहीं है इसके लिए, कोई कॉन्सोनेंट इंग्लिश में मौजूद नहीं है। तो हमने दो लेटर्स को मिलाकर एक कॉन्सोनेंट बना लिया जिसकी साउंड है च। कॉन्सोनेंट तो एक ही बनेगा ना बेटा, लेटर्स दो हैं, दोनों लेटर्स मिलकर बना रहे हैं एक कॉन्सोनेंट। ठीक है, आगे बात समझ बेटे। ये जो सोनेंट है ना, इसका मतलब क्या है? सोनेंस का मतलब क्या है? इसका एडजेक्टिव ये है, इसका नाउन ये है।
सोनेंस का मतलब है साउंड, आवाज को कहते हैं। पहले कभी पढ़ा ये लफ्ज? नहीं ना। इसमें मैं प्रीफिक्स चेंज कर रहा हूं, री लगा रहा हूं। अब पढ़ो इसको, याद आएगा सर पढ़ा तो है हमने ये। री और सोनेंस मिला के पढ़ेंगे तो बनेगा रेजोनेंस। ओए ये तो पढ़ा था फर्स्ट मैट्रिक में, फिजिक्स में पढ़ा था ना, रेजोनेंस नहीं पढ़ा था? इंग्लिश मीडियम वाले हैं सारे, उर्दू में कहते हैं घुमग। रेजोनेंस पढ़ा था ना? क्या होता है रेजोनेंस? एक साउंड वेव ऐसे आ रही है, दूसरी साउंड वेव सेम फ्रीक्वेंसी से जब ऐसे आएगी, तो जब इस तरह से साउंड वेव्स हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिपीट हो रही हो, एक ऐसे जा रही है दूसरी रिपीट हो रही है ना, तो रिपीटिशन को कहते हैं री, साउंड को कहते हैं सोनेंस। जब साउंड वेव इस तरह से रिपीट हो तो क्या कहते हैं? रेजोनेंस। है ना, आवाज क्यों गूंजती है? इसीलिए तो यूं गई आवाज, यूं पलट के वापस आ गई सेम फ्रीक्वेंसी से, तो रेजोनेंस क्रिएट होगी। तो लफ्ज तो पढ़ा है आपने सोनेंस का। अब यहां री के बजाय कौन लगा हुआ है, तो कॉन्सोनेंस क्या होगा? कौन कहते हैं कॉम्बिनेशन को, दो चीजें मिल रही हो ना उसे कहते हैं टुगेदर, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। बेटे यहां इन दो साउंड्स को कंबाइन करके एक नई साउंड बनाई गई है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो कौन सा? अब इंग्लिश में इसके लिए भी कोई एक लेटर मौजूद नहीं है। क्या करें? तो दो साउंड को कंबाइन करना होगा, एस और एच को कंबाइन कर दिया, एक कॉन्सोनेंट बन गया। क्या ख्याल है? तो कितने कॉन्सोनेंट हुए इसमें? तीन, तीन ही कॉन्सोनेंट हुए। अब चैंपियन लोग बताएंगे पांच होते हैं, पांच थोड़ी है। तो 26 तो लेटर हैं, 27वां ही आ गया, 28वां ही आ गया, हो गया ना ग्रेटर देन। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स बन रहे हैं, पीएच एक नया कॉन्सोनेंट बन गया, फ, है ना, ये चक्कर। इसी तरह वॉवल्स, अब देखो ये जरा वर्ड देखना भाई, कितने वॉवल्स हैं इसमें? अच्छा कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? दो। अब सही आए ना जवाब, एक और दो। वॉवल्स कितने हैं? एक। अब समझ में आ गई बात तुम्हारे, ये एक वॉवल है, दो नहीं है, दो लेटर्स हैं मिलकर बना रहे हैं एक वॉवल। तो पांच तो तुम पढ़ के आए थे, छठा ही आ गया। 19 निकलवाऊंगा इस बोर्ड पे वॉवल, 30-35 कॉन्सोनेंट निकाल लेंगे हम। तो 26 तो कुछ भी नहीं है, 26 तो लेटर है सर। ठीक है ना। तो बात यह है कि हमें इंग्लिश सीखनी है, पढ़नी नहीं है। मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ बेटा, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। ठीक है ना। जैसे ये सारी चीजें आपने, ऑलमोस्ट सारी चीजें कई मरतबा पढ़ी हैं पास्ट में, क्लास 7 में भी पढ़ी होंगी, आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस टेंस पढ़े होंगे ना, क्लास 8 में। अच्छा इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो हो सकता है क्लास 5 से पढ़ते चले आ रहे हो उन चीज़ों को, है ना। मैं तो पीले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ भाई, लेकिन आप लोग तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो इंग्लिश बचपन से पढ़ाई जा रही होती है। हमने तो क्लास 6 में आके ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट पढ़ा था। रियली आप लोग तो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें तो बचपन से पढ़ रहे हैं, टेंसेस भी, आर्टिकल्स भी, प्रपोजिशंस भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी, एक्टिव पैसिव वॉइस भी। चलो कुछ नहीं तो नाइन्थ में तो पढ़ी थी ना ये सारी चीजें। जब नाइन्थ में ये सारी चीजें पढ़ ली थी तो मैट्रिक में जब आप आए तो मैट्रिक में फिर से ये सारी चीजें पढ़ी आपने या नहीं पढ़ी? फिर से पढ़ी ये सारी चीजें, फिर से टेंसेस पढ़े, फिर से आर्टिकल्स पढ़े, फिर से प्रपोजिशंस पढ़े, फिर एक्टिव पैसिव पढ़े, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलो 2 मरतबा पढ़ ली। अब आ गए फर्स्ट ईयर में,
फर्स्ट ईयर में भी यही सारी चीजें पढ़नी है, तो हर साल पढ़ रहे हैं मगर आती नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हर साल पढ़ रहे हैं, सीख नहीं रहे। मैं सिखा देता हूं, पढ़ाता नहीं। एक बात बताओ, तुम्हें कार ड्राइव करना पढ़ा दी जाए, बोर्ड पे पढ़ा दिया जाए, बेटा ऐसा होता है, स्टीयरिंग ऐसे गियर लगता है, ऐसे, है ना, सब कुछ पढ़ा दिया जाए, तुम क्लासरूम से निकलोगे, कार में बैठोगे, कार चला लोगे? कभी भी नहीं चला सकते। तुम्हें स्विमिंग पढ़ा दी जाए क्लासरूम में बैठाकर, कैसे करते हैं, तुम दरिया में छलांग लगाओगे कभी? कभी नहीं लगा सकते। सीखना चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि हम पढ़ते हैं। अरे भाई, साइकिल जिंदगी में एक दफा चलाना सीखते हैं, हर साल तो नहीं सीखते ना, जिंदगी भर के लिए सीख ली। क्यों? सीखी थी ना, पढ़ी थोड़ी। जिंदगी भर के लिए सीख ली, दोबारा कभी सीखोगे? जिसको बाइक चलानी आती है उसने जिंदगी में एक दफा बाइक चलानी सीखी होगी, या हर साल सीखता है? एक दफा सीख ली बस, अब जिंदगी भर के लिए हो गई। ऐसा तो नहीं कि हर साल सीख रहे हैं, नहीं। इंग्लिश सीखने वाली चीज है, पढ़ने वाली चीज ही नहीं है। मैं सिखाता हूँ, राइट? इसलिए टू का टेबल आता है, सुनाओ। सुनाओ ना। अच्छा, जो बोल रहे हो लिख दो, 2 1, स्पेलिंग बताओ ना। नहीं, ये तो नहीं बोल रहे थे, तुम बोल रहे 2 1 जा जेड ए, ये हुई ना बात, ये बोल रहे थे, ये बोल रहे थे ना। ये क्या है? इंग्लिश का लफ्ज है? अगर इंग्लिश का है तो मुझे बताओ, यहाँ के अलावा कहीं और देखा है लफ्ज? पूरी पूरी किताबों में देखा कहीं? नहीं ना। ये क्या है? हो गया ना गड़बड़। बेटा ये था 2 1s आर 2। अब पढ़ो, बोलोगे वही, है ना? लेकिन अब पता है क्या बोल रहे थे, सही जा रहे हो ना अब? और देखो क्या है, 2 2 2s आर 4। पकड़ा जाएगा कहाँ? 6 पे जाके क्या पढ़ोगे? 2 6 आर, नहीं, 2 6s आर 12। 6 की प्लूरल 6s होगी ना यार, 2 6 आर थोड़ी होगा, 2 6s आर होगा। क्लियर हुई बात? सीखना है, पढ़ना थोड़ी है। ठीक? बचपन से पढ़ रहे हो, आज तक नहीं पूछा तुमने कभी किसी से, कसूर तुम्हारा है। तुमने क्यों नहीं पूछा ये जा है क्या? नहीं पूछा ना। बेटे इंटेलिजेंट वो थोड़ी होता है जिसके पास सवाल का जवाब हो। इंटेलिजेंट वो होता है जो सवाल उठाना जानता है, क्योंकि सवाल उठाएगा वही जो सोचेगा, गौर करेगा। जवाब देने के लिए थोड़ी सोचना पड़ता है। सही कह रहा हूं मैं? देखो दे दिया जवाब, सोच के दिया। क्या नाम है तुम्हारा? सोच के दिया जवाब। कहाँ रहते हो? सोच के बताया जवाब। कोई सोच के नहीं देता, लेकिन सोचना तब पड़ता है जब सवाल उठाना पड़े। अगर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा दूं और कहूं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ, तो आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चंस लिख दूं तो आंसर सब दे देंगे बगैर सोचे। आई बात समझ में? सवाल वो ही उठाएगा जो सोचेगा, जो गौर करेगा। गौर करना सीखो, ठीक है ना? गौर करना सीखो। तुमने गौर ही नहीं किया कभी, ये ऐसा है क्या? ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, अपने इर्द गिर्द चारों तरफ निगाह डालो, हर चीज को गौर से देखो।
गौर करोगे तो सवालात आएंगे जहन में। जब जहन में सवालात आएंगे तो बहुत से सवालों के जवाब तो आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएंगे, खुद ब खुद ही आ जाएंगे। वरना आप पूछते फिरेंगे लोगों से, पूछोगे तो जवाब मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, ये है सिलसिला। अब देखो भाई, ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये सारी चीजें अब हमने सीखनी है। प्रेपोजिशन क्या होता है? अच्छा देखो भाई, ये सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। द वाज इज डैश द टेबल, क्या लगाओगे? डैश द फ्लोर। अब बताओ, कंप्लीट करो। क्या करें? ऑन द टेबल डैश द फ्लोर, क्या लगाओगे? अंडर द टेबल ऑन द फ्लोर। बात सही है, सीधी बात थी। अंडर द टेबल ऑन द फ्लोर, और कुछ नहीं आएगा उसमें। तो प्रपोजिशंस के यूजेस सीखने, तो ओवर ओवर कहां से आ गया भाई? ऐसा थोड़ी है। अब इंग्लिश सीखनी, ठीक। पानी वानी पीते हो? किसमें पीते हो? इसमें पीते हैं ना? क्या ये गिलास है नहीं? और स्टील का हो तो स्टील का गिलास। सोचो क्या कह रहे हो, स्टील का तो गिलास कैसे भाई? स्टील का है ना, तो गिलास तो करो। और गिलास है तो स्टील का कैसे? नो, प्लास्टिक का लोहा। तो मैं कह सकता हूँ ना, प्लास्टिक का लोहा, तांबे की लकड़ी। क्या ख्याल है, हो सकता है? तो स्टील का गिलास कैसे हो गया? या तो स्टील होगा या गिलास होगा। तब भी गिलास होगा, हालांकि स्टील का है, फिर गिलास कैसे हो गया? गिलास तो ये है, ये लगा हुआ गिलास है ना, खिड़की में लगा हुआ है, ये तुमने लगा रखा है। ये क्या है? ये भी ग्लासेस है ना। अब ये स्टील का हो तो आप कहेंगे स्टील का हो नहीं सकता। क्या ख्याल है? अच्छा, खिड़की में अगर फर्ज करो ये शीशा नहीं लगा हुआ, स्टील की प्लेट लगी हुई, तो आप कहेंगे शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। आप कभी ग्लास नहीं कहेंगे सर, है ना। फिर इसे ग्लास क्यों कह रहा है भाई, तो स्टील का है। बेटा इसका नाम ग्लास है ही नहीं ना, आमतौर पे शीशे का होता है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं नाम। जैसे मैं क्या पहना हुआ, जीन्स नहीं, जीन्स नहीं पहना हुआ मैं, क्या पहना हुआ? कॉटन। कॉटन थोड़ी पहना हुआ भाई, पुल ओवर पहना हुआ है। टी शर्ट भी कह सकते हैं आप, टी शर्ट पहनी हुई है। अब इसका मटेरियल कॉटन है, पैंट्स पहनी हुई, इसका मटेरियल जीन्स है ना। पानी पी रहे हैं, इस बर्तन को ग्लास थोड़ी कहते हैं भाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं, कभी डब्बा खरीदा है 6 गिलास होता है उसके अंदर, वाटर सेल खरीदते ना, उस पर लिखा हुआ होता है 6 पीसेस ऑफ टम्बलर। बी साइलेंट है, टम्बलर है इसका नाम, डब्बे पे लिखा होता है, गौर नहीं करते, ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, ठीक है ना। डब्बे पे इतना कुछ लिखा हुआ हम पढ़ते ही नहीं, हमारे लिए थोड़ी लिखा है, पढ़े लिखों के लिए लिखा है। सारी बात ये है, अगर कहीं कुछ लिखा है और हम नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब तो पढ़े लिखों के लिए लिखा है, हमारे थोड़ी लिखा है। हमारे लिए लिखा तो हम पढ़ते, बेटा जो पढ़ा लिखा है वो तो पढ़ेगा।
ठीक है ना, आदत डालो। जब पढ़ोगे नए अल्फाज मिलेंगे, सीखोगे, तजस्सुस पैदा होगा, यार ये लफ्ज मैंने पढ़ा था, इसका मतलब क्या है, तलाश करोगे। जो तलाश करता है ना उसे मिलता है, तलाश नहीं करता उसे कुछ मिलता भी नहीं है। ठीक, इसे टम्बलर कहते हैं। अच्छा, उर्दू में क्या कहते हैं? फिर गिलास, इंग्लिश का लफ्ज है तो। ओए ओए। मजेदारी की बात बताऊं, तुम ये भी नहीं कह सकते कि हमें उर्दू आती है, और ये भी नहीं कह सकते कि हमें इंग्लिश आती है। हमारी जो ये न्यू जनरेशन है, इसका सबसे बड़ा डिलेमा यही है, अलमिया यही है कि हमें कोई एक लैंग्वेज आती ही नहीं है, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती।